नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 96 है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं एक करके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर आए थे। देखो, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कुंभ मेला और जो संगम है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, अपना जो इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन वो ये है। तो कुंभ मेला तो अपन जानते हैं मेनली, जो आपको पता ही है, बताओ, प्रयागराज में। ठीक है, तो कुंभ मेला कहाँ का फेमस है दोस्तों? तो कुंभ मेला अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, कुंभ मेला फेमस है आपका कहाँ का? प्रयागराज का। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों प्रयागराज इसी को दोस्तों पहले अपन इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहां पर अपन अच्छे से जानते हैं 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। और वो 3 नदियां कौन सी, ये भी अपन अच्छे से जानते हैं। एक नदी है आपकी कौन सी? गंगा। एक नदी है आपकी कौन सी? यमुना। एक नदी है आपकी कौन सी? सरस्वती। हालांकि ये ऊपर से दिखती नहीं है ना, अंदर की तरफ बहती है, बाकी ऊपर से दिखती है आपकी गंगा और कौन सी? यमुना। यहीं पर इन 3 नदियों का संगम होता है और यहीं पर दोस्तों कुंभ मेला लगता है। तो राज्य के हिसाब से दोस्तों कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट का क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला, NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? पहले आप ये समझो। क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक इनकम है NDPFC। क्या होता है? जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको अच्छे से पता होगा दोस्तों। NDP का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक अपन बेसिक सा टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, वो मैं आपको यही बता देता हूँ। अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इनकम के सेंस में G, यहाँ पर होता है दोस्तों N, यहाँ बीच में हमेशा कभी N आ जाए तो ऊपर N, या फिर यहाँ पर आता है D, या फिर यहाँ पर आता है दोस्तों MP, या फिर आता है दोस्तों FC। दोस्तों 3 टर्म आती है। पहले टर्म हमेशा G या N मिलती है, बीच वाले टर्म हमेशा N या D मिलती है, और नीचे की तरफ हमेशा टर्म मिलती है MP या FC। G का मतलब दोस्तों होता है ग्रॉस। क्या होता है? ग्रॉस बोले तो सकल, मतलब सब कुछ। N का मतलब होता है दोस्तों नेट। नेट मतलब एकदम शुद्ध, निवल। ठीक है, एकदम शुद्ध, या फिर हिंदी में बोले तो एक और नाम क्या होता है? निवल। बीच में कभी N मिल जाए, पहले N मिल जाए तो दोस्तों नेट होता है, अगर बीच में कभी N मिल जाए तो इसका मतलब होता है नेशनल। क्या मतलब होता है दोस्तों? नेशनल। D का मतलब होता है दोस्तों डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, MP मतलब होता है दोस्तों मार्केट प्राइस। क्या होता है दोस्तों? मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य जिस पे चीजें हमें मिलती है। और FC का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है दोस्तों? FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होता है दोस्तों जनरली समझना, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब सब कुछ, नेट मतलब कुछ चीजें हटा के। तो यहां से अगर मैं यहां आऊंगा तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? माइनस। और यहां से यहां जाऊंगा तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। सेम टू सेम। नेशनल का मतलब दोस्तों हमारे देश के अंदर जो भी लोग हैं, वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम को जोड़ दो। साथ में ऐसे लोग जो है तुम्हारे देश के लेकिन बाहर रहकर काम कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट इंडिया में ही है, वापस वो कमा के लाना पैसा उनको इंडिया में ही है, तो उनकी आय को भी जोड़ दे। तो ऐसी आय को बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन केवल और केवल देश की भौगोलिक सीमा में, ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी जो लोग रह रहे हैं और उनकी इनकम होती है दोस्तों, वो कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो लोग रह रहे कमा रहे हैं उनकी इनकम को जोड़ते तो डोमेस्टिक इनकम है। जबकि नेशनल इनकम का मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर तो रह ही रहे, वो तो है, उनकी इनकम को तो जोड़ ही रहे हैं, साथ में उन लोगों की इनकम को भी जोड़ रहे हैं। जैसे कोई दुबई में रहकर काम कर रहा है, कोई USA में रहकर काम कर रहा है और वो पैसा जब यहां ला रहा है, तो उनकी आय को भी जब जोड़ देंगे ना, तो डोमेस्टिक प्लस उन लोगों की आय को जब जोड़ेंगे उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो दोस्तों याद रखना, तो नेशनल से डोमेस्टिक आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। अब सवाल पैदा होता है यहां किसको माइनस करना और किसको प्लस करना है। तो मैंने अभी बताया ना, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर आप कमा रहे हो, जितने भी लोग हमारे यहां कमा रहे हैं उनकी आय को जोड़ दो, वो है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं और वो लोग जब पैसा कमा रहे हैं और उनकी आय को अगर मैं जोड़ दूंगा तो डोमेस्टिक इनकम प्लस, क्या बोल रहा हूं? डोमेस्टिक इनकम मतलब घरेलू आय, डोमेस्टिक प्लस साथ में वो लोग जो बाहर पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम को बोलते हैं दोस्तों नेट फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इतनी हिंदी तो और इंग्लिश आपको आती ही होगी दोस्तों, आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश। तो विदेशों से प्राप्त कारक आय, फैक्टर इनकम मतलब कारक आय, विदेशों से प्राप्त कारक आय प्लस डोमेस्टिक इनकम, ये जुड़ जाते तो दोस्तों कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेशनल इनकम। अब हमसे बंदे ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने हमसे यही तो पूछा, बंदे ने क्या पूछा दोस्तों? हमसे ये पूछा कि NDPFC मतलब पहले N का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेट। अगर ये बीच में होता ना तो N का मतलब नेशनल होता, लेकिन ये पहले हमेशा पहले या तो G आता है या फिर आता है N। G आएगा तो ग्रॉस, N आएगा तो क्या मतलब होता है? नेट। तो नेट। D का मतलब क्या? डोमेस्टिक। P का मतलब प्रोडक्ट एट फैक्टर
कॉस्ट। हमें बोला है कि हमारे पास इनकम में एनडीपीएफसी प्लस फैक्टर कॉस्ट है, एनडीपीएफसी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इस एनडीपीएफसी में हम जोड़ दे, किसको जोड़ दे दोस्तों, हमको बोला फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या, एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त कारक आय को अगर अपन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा। तो दोस्तों डोमेस्टिक के साथ अगर आपने इसको जोड़ा तो अब डोमेस्टिक नहीं रहेगी, अब इनकम कैसे हो जाएगी, डोमेस्टिक नहीं रहेगी, अब इनकम हो जाएगी नेशनल लेवल की। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, अब ये तो एन नहीं रहेगा, अब बीच वाला डी नहीं रहेगा, अब ये बीच वाला क्या बन जाएगा दोस्तों, एन बन जाएगा, बाकी सब वैसा ही सेम रह जाएगा। तो अब दोस्तों क्या बन गया, एनएनपीएफसी। क्या बन गया दोस्तों, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या बन गया दोस्तों, एनएनपीएफसी। ठीक है, तो हमसे और क्या क्या पूछा, देखो हमसे पूछा एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, हमसे ये पूछा है एनडीपीएफसी तो है ही है, प्लस साथ में और कर दिया क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम कहां से, अब्रॉड से, विदेशों से प्राप्त कारक आए। ठीक है, इसको जोड़ दे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो एन का तो एन ही रहेगा, डी डोमेस्टिक से अब नेशनल बन जाएगा क्योंकि फैक्टर इनकम को भी जोड़ दिया, तो एन एन पी का पी रहेगा और एफसी का एफसी। तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों एन एन पी एफसी। क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों, एन एन पी क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, एन एन पी एफसी। अब इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए दोस्तों, तो ये सारे के चारों ऑप्शन गलत है, एक्चुअल में चारों के चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों, ऑप्शन चारों के चारों गलत है। इसका सही उत्तर दोस्तों यही होगा एनएनपीएफसी, जो इसमें किसी भी ऑप्शन में दे नहीं रखा आपने को। एक दे तो रखा है एनएनपी वाला, लेकिन ये एनएनपी वाला एमपी में दे रखा है, जबकि गलत है, क्योंकि दोस्तों यहां सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्यों चेंज आएगा, एफसी का तो एफसी रहेगा, एफसी का एफसी रहेगा। तो उत्तर होगा दोस्तों एमपी पर नहीं, एफसी पर, एफसी पर एनएनपीएफपी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहां पर, एफसी पर। फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो वैसे तो चार ऑप्शन गलत है, इसका प्रॉपर उत्तर ये होगा दोस्तों, एफसी पर क्या हो जाएगा, एनएनपी। एफसी पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एनएनपी हो जाएगा। क्लियर है, बाकी उत्तर तो आपका यही होगा, सी। ठीक, नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 51A है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ। अब देखो दोस्तों क्या है क्या कहानी, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपने को अच्छे से पता दोस्तों 51A वही है जिसके तहत हमने हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों जोड़ा। तो इतना तो आपको पता है, हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था किससे दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोले तो संविधान संशोधन द्वारा, कब, 1976 में। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए जो 42वां संविधान संशोधन है ये पास कब हुआ, पार्लियामेंट से पास कब हुआ। तो ये तो दोस्तों पास तो हुआ था 18 दिसंबर 1976 को, मतलब 1976 में ही, इसलिए हम बोलते 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। लेकिन अगर पूछे ये सब चीजें लागू कभी, जो भी चीजें हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़ी, वो सब बातें लागू कब से हुई है। तो उसमें जब मौलिक कर्तव्य भी उसी दिन से लागू हुआ दोस्तों। अभी दिसंबर का महीना चला था ना, जस्ट अगला महीना, तो साल भी चेंज हो जाएगा, कब, 3 जनवरी 1977। और हमसे इस बार ये नहीं पूछा क्या, हमसे ये पूछा है कि ये पास कब हुआ, नहीं 51A कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा कब, ये नहीं लागू कब हुआ है दोस्तों। भाई 51A का मतलब 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन लागू कब से हुआ है, ये हुआ दोस्तों 3 जनवरी 1977 से। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। किसी देश के दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है, मुद्रा का कौन सा कार्य यहां लागू होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा है दोस्तों। यहां पर होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, बहुत ही बेसिक सा है, फैक्चुअल है दोस्तों, लेखा की इकाई। यहां पर यूनिट ऑफ अकाउंट की अपन बात करते हैं जब भी दोस्तों क्या करते हैं अपन, जीडीपी को दोस्तों क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू ईस्टर हैव, जो ईस्टर होता है दोस्तों है ना, उसमें किस तरह की खुशबू आती है, उसमें ऐसी खुशबू आती है जैसे कोई पके हुए मीठे मीठे फल है ना, उनसे कैसी आपको खुशबू आती है, सेम वैसी खुशबू आती है दोस्तों ईस्टर से। तो फलों जैसी मीठी महक, स्वीट स्मेल लाइक फ्रूट्स, इसका उत्तर हो जाएगा। एक दोस्तों कानून आया था आपके 1967 में, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं UAPA कानून, जिसमें क्या होता था, कोई भी ऐसी आतंकवादी या कोई भी ऐसी क्रिमिनल ऐसी एक्टिविटीज करता था, उसके तहत दोस्तों उसको गिरफ्तार किया जाता था, जिसमें जनरली बेल भी नहीं मिलती थी और उसके अंदर कड़ी आपकी सजा का प्रावधान था। तो UAPA, यू का मतलब अनलॉ
ए का मतलब एक्टिविटीज, पी का मतलब प्रिवेंशन, ए का मतलब एक्ट। तो हमसे बस कुछ नहीं पूछा, सब बाकी सब बकवास है। मतलब ऑब्वियस बात है, ये सब कानून की विशेषता बताए क्या करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह को रोकने वगैरह के लिए कानून लाया गया। हमसे बस इतना पूछा कि यूएपीए जो एक्ट आया था दोस्तों, ये एक्ट आया कब था, तो ये यूएपीए एक्ट आया था दोस्तों 1967 में। हालांकि इसके अंदर दोस्तों इसके बाद कई बार संशोधन भी हुए, जैसे 1969 में भी हुआ, फिर 72 के अंदर भी हुआ, फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो 86 के अंदर भी हुआ, 2004 में भी हुआ, 8 में भी हुआ, इवन 2012 में भी हुआ, इवन लास्ट इस कानून के अंदर दोस्तों जो सुधार हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है ना, लास्ट इस कानून के अंदर दोस्तों जो संशोधन हुआ है आपका यूएपीए के अंदर, वो हुआ दोस्तों 2019 में। लेकिन हमसे ये पूछा कि सबसे पहले कानून कब लाया गया था दोस्तों, तो ये कानून लाया गया था 1967 में। कब लाया गया था दोस्तों, 1967 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ नहीं दोस्तों, जब अपन हमारे मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकार पढ़ते हैं दोस्तों, तो मूल अधिकार वैसे तो दोस्तों मौलिक अधिकार वाला चैप्टर तो 12 से लेकर कहां तक है, 35 तक है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, है क्योंकि 12 तो जनरली मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, जैसे 12 राज्य की परिभाषा है, 13 न्यायिक पुनरावलोकन है, वो तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली अगर बोले ना वो दोस्तों, एग्जैक्टली जो मौलिक अधिकार मिले हुए दोस्तों, वो हमें मिले हुए 14 से लेकर कहां तक दोस्तों, 32 तक। और उसमें आपको पता अलग अलग क्या है, कैटेगरी बनाई गई है। जैसे सबसे पहले समानता के अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक, 18 तक, ठीक है। फिर 19 से 22 तक आपके क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार। फिर आपको पता 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भाई 14 से 18 समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी वाले। 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 तक हम जानते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो 29-30 दोस्तों, है ना, भाषा, लिपि, संस्कृति को अपनाने का अधिकार है ना। और उसके बाद 31 तो हट गया, वैसे उसमें अलग अलग संपत्ति से रिलेटेड था दोस्तों, जो अब 300A में शिफ्ट कर दिया है। उसके अलावा दोस्तों 32 है, एग्जैक्टली तो बोले तो यही 32 है दोस्तों आपका कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट वगैरह जारी करता है। तो वैसे तो एक ही आर्टिकल है 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बट हमें दोस्तों एक कैटेगरी के रूप में बोले बताओ कहां से कहां तक है। तो पहली बात तो जहां 32 होगा वही होगा। तो दोस्तों 31 तो हो ही नहीं सकता, 31 तो संपत्ति वाला, ये तो शामिल करना ही नहीं है, और इसमें तो 32 है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब 32 से 36 और 32 से 35, तो हमें पता है दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो 36 तक है ही नहीं, क्योंकि 36 से तो क्या शुरू हो जाता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर केवल एक आर्टिकल पूछता ना किसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, तो आपका उत्तर आता दोस्तों आर्टिकल कौन सा होता, तो वह आर्टिकल आपका कौन सा, 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिटें जारी करता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी के थ्रू अपन बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षक है या फिर क्या है, गार्जियन है। नेक्स्ट अगला देखो, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1950 स्तरों से, है ना, 5.2% तक कम, क्या उसका उत्सर्जन क्या करना दोस्तों, कम करना। तो ये बताओ क्या है, देखो है क्या, मैं आपको बताता हूं। 1967 में दोस्तों, कब 1967 में एक शहर पड़ता दोस्तों जिसका नाम है, 67 क्या बोल रहा हूँ, 1997 में दोस्तों एक जगह पड़ती है दोस्तों जिसका नाम है क्योटो। क्योटो कहाँ पड़ता है, वर्तमान में अगर अपन देखें तो कहाँ पर है, जापान के अंदर। क्योटो जापान के अंदर दोस्तों, यहाँ पर विश्व के देश इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है जो सूर्य की रोशनी को धरती की सतह पर आने तो दे रही है, लेकिन जितने आने दे रही वापस उतना जाने नहीं दे रही है। तो उस लाइट को, उस रेडिएशन को रोकेगी, तो वो यहीं रहेगी और यहीं रहेगी, धरती के ऊपर रहेगी। तो बताओ गर्माहट पैदा करेगी, जिससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और बहुत सारी हमें समस्याएं होगी, धरती का तापमान बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसी गैसों को ही अगर कंट्रोल करें तो कुछ हद तक हम इस ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को रोक सकते हैं। तो वो गैसें कौन सी है दोस्तों, ग्रीन हाउस का मतलब समझ रहे हो, ग्रीन हाउस तो एक इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, गैसें सनलाइट को आने तो दे रही है लेकिन वापस जाने नहीं दे रही है। तो ऐसी ग्रीन हाउस की 6 गैसों को चिन्हित किया गया कि इनका हम जितना हो सके कम से कम एनवायरमेंट में उत्सर्जन करेंगे, एमिशन करेंगे, जिससे कम से कम ग्रीन हाउस को कंट्रोल किया जा सके या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो कितनी गैसों के कंट्रोल पर बात की गई दोस्तों, तो 6 गैसों के कंट्रोल पर बात की गई, जिसमें आपका CO2 हो गया बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 हो गया बोले तो क्या हो गया, मिथेन हो गया, CFC बोलो दोस्तों क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं,
CFC क्लोरोफ्लोरो नहीं, आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया दोस्तों, और एक आपका फ्लोरोकार्बन PFCs हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया दोस्तों, कौन सा आपका N2O हो गया, और एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया दोस्तों आपका SF6 जिसको अपन गैस बोलते हैं। तो ऐसे कितनी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की हमने बात की, 6 गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की। और याद रखना मेन जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, मेन सबसे मेन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों, तो वो है आपकी CO2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे पूछे तो फिर है CH4, बोले तो कौन है, मिथेन। ठीक है मेन। बाकी कितनी गैसों के उत्सर्जन की बात की दोस्तों, 6 की। 2 तो ये होगी, तीसरी होगी N2O, बोले तो क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चौथी होगी HFC, बोले तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पांचवी होगी आपकी प्लूरोफ्लोरोकार्बन PFCs, और छठी होगी आपकी क्या कहते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 के नाम से जानते हैं। तो कितने गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की, 6 के। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से किस फसल को दोस्तों उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसको फाइन ग्रेन भी बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे प्राइमरीली अनाज कौन सा है दोस्तों जो हर कोई यूज करता है, वो है गेहूं। बस इसी वजह से दोस्तों गेहूं को क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन उत्तम अनाज के रूप में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नाफेड, इनमें से कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है जो नाफेड से संबंधित क्या है आपका सही है। देखो दोस्तों, अगर नाफेड की बात करें तो नाफेड क्या है दोस्तों, नाफेड एक संस्था है, अगर फुल फॉर्म के रूप में बात करें अपन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक संस्था है जो कृषि से संबंधित वित्त वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। आपको अगर हो सकता है इन स्टेटमेंट्स की जानकारी ना हो नाफेड वगैरह के बारे में, लेकिन अगर एक फैक्चुअल जानकारी अगर आपको हो जाती है ना, आप सीधा इस क्वेश्चन का उत्तर कर सकते थे। वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि एक्चुअल में जो नाफेड है इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1956 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और उसमें भी एग्जैक्टली गांधी जयंती के दिन बोले तो कब, 2 अक्टूबर को। तो आपको साल याद रखना है 1958। तो स्टेटमेंट नंबर 3 ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 3 ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, तो उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा ऑप्शन के अंदर है, आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा जो आदिवासी नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन अपने को याद रखना पड़ेगा। कर्मा का संबंध दोस्तों किससे है, छत्तीसगढ़ से। किससे है, कर्मा है उसका दोस्तों जो संबंध है वो किससे, इस नृत्य का संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ से। अगला, बर्मिंघम में, बर्मिंघम उसमें आयोजित दोस्तों 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, उसमें हमारे इंडिया ने दोस्तों टोटल कितने मेडल जीते थे, तो इंडिया ने दोस्तों 61 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे, 61, उसमें से 22 क्या थे दोस्तों, गोल्ड थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि 2022 की बात है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है क्या, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोस्तों जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होंगे, और आपको पता है प्रत्येक जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए जो आपके कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो कब होंगे और कहां होंगे दोस्तों। तो कब तो मतलब मैंने आपको बताया प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, तो लास्ट 2022 में हुए थे, तो अगले दोस्तों कब होंगे आपके 2026 में। और कहां पर होंगे, तो दोस्तों ये होंगे आपके ग्लासगो में। कहां पर होंगे दोस्तों आपके, ये होंगे आपके ग्लासगो। ग्लासगो शहर कहां पड़ता है आपके, ग्लासगो शहर पड़ता है दोस्तों आपके स्कॉटलैंड में, जो कि ब्रिटेन का एक पार्ट है, यूके का स्कॉटलैंड, वह उसके अंदर दोस्तों पड़ता है ग्लासगो, और ग्लासगो के अंदर आयोजित होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों अगर आपसे पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से गेम होते हैं दोस्तों, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल, दोस्तों ये वो देश है, पहली बात तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है अपने को ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये वो देश है जिन पर कभी ना कभी दोस्तों ये कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है ये उन देशों का ग्रुप है, समूह है, जिन पर कभी ना कभी दोस्तों ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन किया था। ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन किया था। ये उन देशों का क्या है दोस्तों, समूह है। अगर आपसे पूछे कॉमनवेल्थ देश कौन से देश होते हैं दोस्तों, वो देश है ना, वो देश है ना जिन पर कभी न कभी शासन रहा है दोस्तों, जिन पर कभी न कभी शासन रहा है दोस्तों। किसका शासन रहा है दोस्तों, जिन पर कभी न कभी ब्रिटेन या यूके का बोले तो क्या रहा है दोस्तों, आपका शासन रहा है। ठीक है, उन्हीं का गेम है दोस्तों, उसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से दोस्तों कौन सा भारतीय संगीत की एक हस्ती है, इनमें से कौन है दोस्तों जो भारतीय संगीत की एक हस्ती, मतलब म्यूजिशियन है। नाम से पता चला दोस्तों, आशा भोसले, बहुत नाम सुना होगा, लता मंगेशकर की सिस्टर है। बाकी वैजंती मालान, आशा पारेख, ये सब तो दोस्तों क्या है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। ठीक है, आपकी जबकि अपन सब अच्छे से जानते हैं सिंगर है कौन, आशा भोसले। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था, सबने सही किया होगा। अगला है दोस्तों माइक्रोवेव, जो आपका ओवन वगैरह होते हैं दोस्तों, ठीक है ना,
तो व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूज्ड टू ऑसिलेट एंड एम्पलीफाई माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह होते हैं दोस्तों, उसमें जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है दोस्तों, है ना, उसको दोस्तों एम्पलीफाई, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों ना कौन सी थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो ट्यूब्स इस्तेमाल होती है उसको अपन बोलते हैं क्लेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं क्लाइस्ट्रॉन। तो ये भी एक फैक्चुअल है, फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का दोस्तों कितना परसेंटेज है? हमारी गांव में दोस्तों कितनी परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है अगर आपसे पूछा जाए? ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना पड़ेगा 68.8, क्योंकि देखो नजदीक में तो 69 भी दे रखा, अगर किसने मोटा मोटी याद रख रखा है, लेकिन अपने को एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों 68.8। ये तो कहां रहती है दोस्तों? ये तो गांव में जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या बोले तो आपकी रूरल पॉपुलेशन है। वहीं अगर शहरी पूछते तो बस आराम से अपन कह लेते हैं शहरी, मतलब इंग्लिश में बोले तो अगर अर्बन पूछते तो आपको पता है टोटल पॉपुलेशन को 100% माने तो उसमें 68.8 ग्रामीण है, तो फिर बच गई शहरी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 31.2% दोस्तों कैसी है भारत की शहरी आबादी। और ग्रामीण आबादी भी अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से ग्रामीण आबादी कहां पर है, तो परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा ग्रामीण आबादी है आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला, इनमें से किस पेशवा शासक ने दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैसिन या बसिन की संधि की थी? बैसिन या बसिन की संधि बोलते हैं। तो दोस्तों बसिन की जो संधि हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1802 में। कब हुई थी दोस्तों? बसिन की जो संधि हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1802 में। और करने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे आपके बाजीराव सेकंड। कौन थे दोस्तों? जो अंतिम पेशवा भी हुए, इनके बाद कोई पेशवा नहीं हुआ है। पूना की संधि के तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। अंतिम पेशवा भी बाजीराव सेकंड ही थे। ठीक है, तो दोस्तों बाजीराव सेकंड ने ही दोस्तों क्या किया था एक तरीके से बाजीराव सेकंड ने दोस्तों अंग्रेजों की एक तरीके से गुलाम को अधीनता को स्वीकार कर दिया था, उनसे हाथ मिला दिया था। ठीक है, और इसी संधि को बोलते हैं दोस्तों बसिन की संधि। कब हुई थी दोस्तों? 1802 के अंदर हुई थी। कौन सी संधि? बसिन की संधि, है ना। अंग्रेजों के साथ किसने संधि की थी? तो आप बोलोगे सर बाजीराव सेकंड ने दोस्तों ये क्या की थी? आपकी संधि की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? एक तरीके से अंग्रेजों से हाथ मिला दिया या गठबंधन कर दिया था। इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग दोस्तों सोलर कुकर में किया जाता है? तो इसमें दोस्तों किया जाता है आपका दर्पण, मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और मिरर भी कौन सा? कॉनकेव मिरर। अब यहां हो सकता है कईयों को समझ में ना आए ये क्या सीन है, ये क्वेश्चन क्या था, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सोलर कुकर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है। देखो पहले तो एक बड़ा सा, देखो आप इतना ये तो टर्म समझते हो ना दोस्तों। दर्पण की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिरर की बात करता हूं आपके सामने, ठीक है, दर्पण की अगर मैं बात करूं, मिरर की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं ना, जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं दोस्तों। कैसे मिरर होते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए, जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, गोलीय जो दर्पण होते हैं वो दो तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है दोस्तों आपका कौन सा, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कौन सा दोस्तों? कॉन्वेक्स। अब ये तो मैंने ऐसे आपके सामने बना दिया, क्या ऐसे मैं बता सकता हूं उसमें से कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा, अवतल कौन सा, उत्तल कौन सा? बिल्कुल नहीं बता सकता हूं। तो फिर अगर अपन बात करें दोस्तों क्या, तो फिर दोस्तों क्या होता है, एक तरफ क्या करनी पड़ती है, कोई भी ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ क्या करनी पड़ती है दोस्तों? पॉलिश करनी पड़ती है। एक तरफ क्या करनी पड़ती है? पॉलिश करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है दोस्तों? एक तरफ पॉलिश करनी पड़ती। ठीक है, तो मैंने इसके तो इस वाले हिस्से पर पॉलिश कर दी और इसके दोस्तों अंदर वाले इस वाले हिस्से पर पॉलिश कर दी। ठीक है, तो जिस हिस्से पर पॉलिश करते हैं वहां पर थोड़ी लाइट डालती है, लाइट तो दूसरे हिस्से पर डाली जाती है। तो इसमें लाइट दोस्तों कहां से आएगी? इस तरफ से। ठीक है, और इसमें दोस्तों लाइट कहां से पड़ेगी दोस्तों? इस वाले हिस्से पर लाइट पड़ेगी, इस वाले हिस्से पर लाइट पड़ेगी। बस, अब कुछ नहीं दोस्तों। अंदर धसे हुए हिस्से पर जब लाइट पड़ती है तो ऐसे मिरर को तो बोलते हैं कौन सा? कॉनकेव मिरर। बोलो कौन सा? कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। और उभरे हुए हिस्से पर जब लाइट पड़ती है दोस्तों तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स। आपको बस मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आपने इंग्लिश का एक वर्ड सुना होगा दोस्तों, केव। केव का मतलब ही क्या होता है? गुफा। गुफा के अंदर की तरफ धसी हुई होती है, तो हमें लाइट डालना दोस्तों, धसे हुए हिस्से में लाइट डालनी है। तो धसे हुए हिस्से में लाइट डाली है दोस्तों, तो धसा हुआ है तो कौन सा क्या है? केव बन गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कौन केव। कौन केव, तो अगर ये कौन केव है तो फिर दोस्तों ये उभरा वाला कौन सा हो जाएगा? आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अवतल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतल और इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। अब जरा समझो क्या होता है। जो सोलर कुकर होता है दोस्तों, कौन सा कुकर होता है? जो आपका सोलर क्या होता है दोस्तों? कुकर होता है। सोलर जो कुकर होता है, क्या कहानी होती है दोस्तों सोलर कुकर में? सोलर कुकर में क्या होता है दोस्तों?
जैसे एक बड़ा सा पहले तो क्या लिया जाता है दोस्तों, एक बड़ा सा पहले आपका मिरर लिया जाता है। कौन सा दोस्तों, कौन, अब ये तो समझ गए ना, मैंने उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश किए तो अंदर धसे हुए हिस्से पर लाइट पड़ेगी, और अंदर धसा हुआ क्या बन गई, गुफा, गुफा क्या बोलते हैं, केव, केव से क्या बन गया, कॉनकेव। तो दोस्तों ये तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको ऐसे करके और ऐसे स्टैंड पर क्या कर दिया जाता है दोस्तों, खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, इसको खड़ा कर दिया स्टैंड पे। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब देखो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। अब दोस्तों यहां से है ना, देखो आपने एक दोस्तों मिरर का एक रूल पढ़ा होगा। मिरर का क्या रूल पढ़ा होगा, मिरर का एक रूल पढ़ा होगा दोस्तों हमने, हमेशा एक रूल पढ़ते हैं कि कोई भी लाइट देखो, और आपको पता है एक बीचों बीच वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। कोई भी लाइट जब प्रिंसिपल एक्सेस के क्या पड़ती है दोस्तों, पैरेलल। क्या पड़ती है दोस्तों, पैरेलल। तो सारी की सारी लाइट दोस्तों मिरर से टकराने के बाद एक बिंदु से दोस्तों क्या होती है, गुजरती है। जैसे ये वाली मैंने लाइट डाली, ये भी दोस्तों इसी बिंदु से गुजरेगी। मैंने ये वाली लाइट डाली, ये भी इसी बिंदु से गुजरेगी। इस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों एफ, बोले तो क्या, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस पॉइंट। तो अगर कोई लाइट दोस्तों प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आते हैं दोस्तों सारी लाइट टकराने के बाद, कि मिरर है, टकराने के बाद वापस आएगी, सारी लाइट कहां से गुजरेगी, इस फोकस से, सारी की सारी लाइट दोस्तों यहां से गुजरेगी। सेम टू सेम क्या हो गया, तो हमें ये तो पता चल गया दोस्तों कि इसका फोकस कहां बना। हमें पता चला जैसे इसका यहां फोकस बनता है, तो यहां स्टैंड लगा दिया दोस्तों, यहां क्या लगा दिया, यहां स्टैंड लगा दिया। ठीक है, स्टैंड लगा के, और यहां पर एक स्टैंड लगा के, और यहां पर हमने क्या लगा दिया दोस्तों, यहां पर हमने कुकर बना दिया, यहां पर कुकर रख दिया, यहां पर क्या रख दिया दोस्तों, कुकर रख दिया। अब दोस्तों इसको छत पे जाके रख दिया। अब दोस्तों जो भी लाइट आएगी, जो दूर से अनंत लाइट आती है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस की क्या आती है, पैरेलल। तो ये भी जो भी जितनी भी लाइट आएगी दोस्तों, जितनी भी क्या आएगी दोस्तों, जितनी भी लाइट आएगी, जितनी भी लाइट इस मिरर पे पड़ेगी, सब की सब दोस्तों टकराने के बाद कहां से गुजरेगी दोस्तों, फोकस पॉइंट से। कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। कहां से, फोकस पॉइंट से। कहां से, फोकस पॉइंट से। मतलब सारी की सारी लाइट दोस्तों इससे टकराने के बाद कहां पर आ रही है, यहां पर। तो बताओ यहां पर बहुत ज्यादा हीट होगी ना, कुकर को बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, इससे अंदर से आराम से खाना पक जाएगा। तो मैंने इतनी पूरी रामायण आपको समझाई दोस्तों। तो अब बताओ सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है दर्पण का। और दर्पण में भी अगर पूछे तो कौन सा है, कॉनकेव, बोले तो कौन सा, अवतल। तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दी। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था इनमें से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों, दर्पण का। और दर्पण में भी अगर पर्टिकुलर पूछे दोस्तों तो उत्तर मैंने आपको बता दिया क्या, कॉनकेव मिरर, और हिंदी में बोले तो कौन सा दोस्तों, अवतल दर्पण। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरन द्वीप स्थित है दोस्तों। हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जो बैरन द्वीप है दोस्तों वो भारत के अरब सागर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, अरब सागर के अंदर। और बैरन द्वीप की दोस्तों खास बात भी है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये क्या दोस्तों, ये भारत का एकमात्र क्या दोस्तों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सक्रिय ज्वालामुखी भी है। कोई बोले सर हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, सक्रिय ज्वालामुखी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्टिव वॉल्केनो। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। आपको बोले सर एक्टिव वॉल्केनो मतलब, दोस्तों एक्टिव वॉल्केनो का मतलब वो वॉल्केनो, वो ज्वालामुखी जिससे समय समय पर दोस्तों लावा का उद्गार होता रहता है ना, जिसमें समय समय पर दोस्तों लावा का एरप्शन होता रहता है दोस्तों, ऐसो को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। और बैरन द्वीप में दोस्तों फर्स्ट टाइम दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए बैरन द्वीप में, है ना, जो ज्वालामुखी विस्फोट है दोस्तों, क्या ज्वालामुखी जो वॉल्केनो एरप्शन है दोस्तों, है ना, जो ज्वालामुखी विस्फोट है। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये फैक्चुअली पूछा जाए, जो रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास, ऐसे तो पता नहीं और भी पहले कभी हुआ होगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड डेटा उसके अनुसार पहली बार दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था यहाँ पर 1787 में। और लेटेस्ट बार बार होता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ही है दोस्तों समय समय पर बार बार, है ना, लावा का निकलना वहां से या ज्वालामुखी विस्फोट होना। तो दोस्तों जो लेटेस्ट ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था दोस्तों कहां पर, बैरन द्वीप पर, वो हुआ है 2020 में। कब, 2020 में। और बैरन द्वीप है कहां पर, तो ये है आपके अरब सागर नहीं दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार। मैंने अरब सागर गलती से बोल दिया शुरू में, अरब सागर नहीं दोस्तों, ये अंडमान आपके सागर में, अंडमान एंड निकोबार में भी, अंडमान जो आइलैंड है उसमें है आपका, अंडमान के अंदर। क्लियर है आपका, डन है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, डन है। मिडिल अंडमान के आसपास है दोस्तों आपका कौन सा, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप कहां पर है दोस्तों, अंडमान में। कहां पर है, अंडमान के अंदर है। ये अरब सागर गलती से बोल दिया, ठीक है ना। उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, अंडमान, तो उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका। तो हमें इसमें बताना कौन सा जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो आपका क्या है, सही है। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा, बिल्कुल मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बात है।
करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक आर नॉट इंक्लूडेड इन MP3 मेजर प्रेजर ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति की M3 माप में जनता के पास मौजूद करेंसी और सिक्के शामिल नहीं है। नहीं दोस्तों, ये इसका पार्ट होता है, ये इसका पार्ट होता है। और जब पार्ट होता है दोस्तों तो फिर अपन इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो फिर अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये बी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। ये मैं आपको किसी मॉक टेस्ट के अंदर, कुछ मॉक टेस्ट पहले मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं दोस्तों, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लगा था उसके अंदर मैंने समझाने, मैंने पूरा अच्छे से समझाया था आपको। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, वो आप देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। At the time of independence of India, the industrial sector was confined to। भारत की आजादी के समय औद्योगिक क्षेत्र कहां तक किस चीजों को लेकर दोस्तों सीमित था दोस्तों, तो उस वक्त दोस्तों आजादी के समय हमारे जो जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज थी वो या तो दोस्तों सूती वस्त्र मतलब कॉटन टेक्सटाइल्स को लेकर थी या जूट को लेकर थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या था, सी हो जाएगा दोस्तों। सूती वस्त्र और जूट तक की हमारी इंडस्ट्रीज क्या थी दोस्तों, सीमित थी आजादी के समय की अगर अपन बात करें तो। क्लियर है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो। प्रथम ओलंपिक खेल अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए जो फर्स्ट टाइम दोस्तों ओलंपिक खेल हुए थे दोस्तों वो किस वर्ष अगर आपसे पूछा जाए आयोजित किए गए थे, तो दोस्तों 1896 में। कहां पर आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए थे दोस्तों एथेंस में। एथेंस कहां दोस्तों, एथेंस राजधानी है कहां की दोस्तों, ग्रीस की। ग्रीस, यूरोप में ग्रीस पड़ता है, उसकी राजधानी एथेंस। वहां पर दोस्तों पहली बार 1896 में 1896 में दोस्तों ओलंपिक आयोजित किए गए थे। अगर हमसे पूछे लेटेस्ट जो ओलंपिक हुए हैं, है ना, जो लेटेस्ट हुए ओलंपिक जो 2024 के अंदर हुए हैं दोस्तों, वो कौन से नंबर के ओलंपिक थे, तो वो थे दोस्तों 33rd नंबर के, 33वें नंबर के थे। कहां पर इनका आयोजन हुआ था दोस्तों, तो इनका आयोजन हुआ था दोस्तों पेरिस, जो कि राजधानी है दोस्तों, किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। क्लियर है। उसके बाद अगर पूछा जाए अगले जो ओलंपिक होंगे इसके बाद वाले कौन से 34th नंबर के, वो कहां पर होंगे दोस्तों, वो होंगे आपके लॉस एंजलिस में। कहां पर होंगे, लॉस एंजलिस में, एनजे है ना, लॉस आपके एंजलिस में होंगे। ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया क्या है दोस्तों, तो कैलिफोर्निया राज्य है, कौन से देश का राज्य है दोस्तों, अमेरिका बोले तो यूएसए का क्या है, राज्य। ठीक है, तो अगले दोस्तों इस साल अभी जो लेटेस्ट हुए थे वो 33वें ओलंपिक थे, पेरिस ओलंपिक। अगले जो होंगे वो होंगे लॉस एंजलिस ओलंपिक होंगे दोस्तों, वो 34वें नंबर के होंगे, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आयोजित होंगे। जबकि पहला ओलंपिक गेम दोस्तों आयोजित हुआ था एथेंस ग्रीस के अंदर 1896 1896 के अंदर, 1896 के अंदर दोस्तों इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। डन है। वैसे इनको जनरली समर ओलंपिक भी बोलते हैं या ओनली जनरली और ओलंपिक भी बोल देते हैं, एक ही चीज है। अगला, 11वीं शताब्दी में इनमें से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी दोस्तों। बिल्कुल बहुत इजी सा क्वेश्चन दोस्तों, राजेंद्र फर्स्ट की सेना। किसकी, राजेंद्र प्रथम की जो दोस्तों सेना थी वो वहां पहुंच गई थी। दोस्तों आपको पता है टीचर्स डे की अगर अपन बात करें तो एक तो होता है आपका कौन सा, वर्ल्ड टीचर्स डे। ये तो कब मनाया जाता है हर साल दोस्तों, ये मनाया जाता है आपके 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। जबकि हमारे देश का नेशनल जो हम टीचर्स डे मनाते हैं वो आप सबको पता हम कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन वो हमारे नेशनल लेवल का है, देश के लेवल का है। वर्ल्ड लेवल का हर साल शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा जो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी इस बार थीम क्या थी, उसकी इस बार थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी इस बार थीम थी वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस। टीचर की आवाजों की क्या करो, वैल्यू करो। ठीक है, तो वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस क्या, टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। आपको पूरा याद नहीं रहता, अब इतना याद रख लो, वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस, टीचर्स की वॉइस को क्या करो, वैल्यू करो। अब इतना से याद रखना, आपको याद रह जाएगा। ये इस बार वाले 2024 के वर्ल्ड टीचर्स डे की क्या थी दोस्तों, थीम थी। कंफ्यूज मत होना, फिर कह रहा हूं वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, नेशनल जो हमारा टीचर्स डे आता है वो 5 सितंबर को आता है। अगला, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक द्वारा, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना के लिए कितना लोन, कितना ऋण दोस्तों प्रोवाइड किया गया था, तो इसके लिए दोस्तों $250 मिलियन, $250 मिलियन, 1 मिलियन मतलब समझते हो ना 10 लाख, तो $250 मिलियन डॉलर में, ठीक है, $250 मिलियन दोस्तों लोन प्रोवाइड किया गया था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला भी एक छोटा सा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो किसने पढ़ रखा वही उत्तर दे पाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ अलग से तो कुछ है नहीं खास। वही है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI है, उसने जेम्स फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा, जेम्स फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड की कुल जो आपके चुकता शेयर पूंजी के कितने % के अधिग्रहण सहित लेन देन के लिए मंजूरी दे दी है ना, टोटल पेड अप शेयर के कैपिटल में कितने % के लिए दोस्तों उसने अपना, है ना, परमिशन दे दिया है दोस्तों। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो है आपका 42.99% लगभग। ठीक है,
तो ये एक फैक्चुअल डेटा था, ये तो जनरली कम आते इस टाइप के क्वेश्चन, बाकी आपको याद रहने चाहिए। तो ये अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस फ्यूचर में अगर आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।